करेंगे नाइट्रोजन क्षार के ऊपर या नाइट्रोजन बेस के ऊपर। ये जो नाइट्रोजन क्षार हैं किसी भी न्यूक्लिक अम्ल के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं प्यूरिन बेस और दूसरे को कहते हैं पिरिमिडीन बेस। यह है प्यूरिन और यह है पिरिमिडीन। प्यूरिन बेस पुनः दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एडेनिन और दूसरे को बोलते हैं ग्वानिन। इन्हें क्रमशः कैपिटल ए और कैपिटल जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या इनका संकेत बनाते हैं। ऐसे ही पिरिमिडीन बेस जो है यह संख्या में कुल 3 है। एक का नाम है थाइमीन जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है साइटोसिन जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा है यूरेसिल जिसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे प्यूरिन प्रकार के 2 नाइट्रोजन क्षार और पिरिमिडीन प्रकार के 3 नाइट्रोजन क्षार, कुल 5 नाइट्रोजन क्षार हो गए। किंतु इन 5 में से कोई 4 ही नाइट्रोजन क्षार किसी भी प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं जो कि सेंट्रल डॉगमा में आपने देखा था, तो डीएनए के अंदर इन 5 में से ये वाला नाइट्रोजन क्षार, ये वाला नाइट्रोजन क्षार, ये वाला नाइट्रोजन क्षार और ये वाला नाइट्रोजन क्षार, ये 4 मिलेंगे, यूरेसिल नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा जो न्यूक्लिक अम्ल है जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं, आरएनए का जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि उसमें भी 4 ही, इन 5 में से 4 ही नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे हैं। लेकिन उनमें यह दोनों तो होंगे ही होंगे, थाइमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, बाकी साइटोसिन रहेगा। अर्थात आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हो जाएंगे। जबकि डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यह जो 4 नाइट्रोजन क्षार मिल करके किसी एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, इन 4 नाइट्रोजन क्षारों के ही मदद से डीएनए अपने संकेत सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए में छिपा करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण करने के लिए संदेश भेजता है। तो फिर क्या बना रहा है डीएनए के ऊपर? क्या बन रहा है? आपने देखा डीएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए के अंदर ए, जी, टी, सी, ये 4 नाइट्रोजन क्षार है और यहाँ आरएनए बन रहा है। इसका मतलब आरएनए जब बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? टी की जगह क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अर्थात जो मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से बन करके, उसमें अब आप समझ गए होंगे कौन से प्रमुख नाइट्रोजन क्षार हो जाएंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, जी हो जाएगा, यू हो जाएगा और सी हो जाएगा। हर एक बात समझ में? तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस मैसेंजर आरएनए पर स्थित जो 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, इन्हीं 4 नाइट्रोजन क्षारों की मदद से किस प्रकार से जो अगली प्रक्रिया आपने यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ी है पॉलीपेप्टाइड बनाने की, वह कैसे संपन्न होती है, अर्थात प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, अर्थात एमिनो एसिड्स बनना, उनका आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाना, और उन एमिनो एसिड्स का बॉन्ड के द्वारा जुड़ना ही जो है क्या बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है? पॉलीपेप्टाइड बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वह एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल जो हैं उनके पॉलीमर्स हो जाते हैं। कई एमिनो एसिड्स आपस में जब मिलते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और इसी पॉलीपेप्टाइड को सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रोटीन बोलते हैं। तो यह पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन मैसेंजर आरएनए की मदद से कैसे बनती है, इसी को समझने और समझाने के लिए जिस टूल का सहारा लेना पड़ा उसे ही क्या कहा गया? जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट कहा गया। अब कैसे हुआ, किसने इस काम को शुरू किया, कैसे उसको सफलता मिली, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे शुरू में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे,
कुल 4 नाइट्रोजन बेस हैं न्यूक्लिक अम्ल के अंदर, और जो भी जीवित तंत्र है इस प्रकृति में, सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशाल जीवों तक, प्रोकैरियोट्स से लेकर के यूकैरियोट्स तक, उन सब में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और इन्हीं 20 अमीनो अम्ल की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न भिन्न क्रम से तय होता है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी। शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में, कोशिकाओं के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती रहती है। जब जिस समय जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस समय इस सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत के द्वारा उस प्रकार की प्रोटीन बना ली जाती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोशिकाओं में पहले से ही हर एक प्रकार की प्रोटीन बना करके रख ली गई है और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी डब्बे में से निकालेंगे, उसको प्रयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है, रिजर्वायर नहीं है इसका कोई। ये क्या है, जब जरूरत तब उसका निर्माण, तुरंत निर्माण किया, तुरंत उसका उपयोग किया, फिर वो समाप्त हो गया, फिर दूसरी बार जरूरत पड़ेगी, फिर दूसरी बार उसका इसी तरीके से निर्माण हो जाएगा, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। वो आगे हम लोग डिटेल समझेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि क्या हो गया, कुल 4 नाइट्रोजन क्षार हो जाते हैं और कितने हैं, 20 एमिनो अम्ल हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स का निर्माण होना है 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों की मदद से। कैसे संभव होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या वैज्ञानिकों के सामने खड़ी हो गई। तो इसको लेकर के माथापच्ची करना शुरू किया वैज्ञानिकों ने। तो सबसे पहले अनेक विचार आए, लेकिन सटीक विचार देने वाला जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था गैमो, GAMOW, 1954। पहले विचार ये आया था कि एक नाइट्रोजन क्षार किसी एक अमीनो एसिड को बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी वहन करेगा। तो मान लीजिए कुल 4 हैं, तो ए वाला एक प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण करता है, टी वाला दूसरे प्रकार का, जी वाला तीसरे प्रकार का, सी वाला चौथे प्रकार का। खत्म हो गए 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई एक नाइट्रोजन क्षार किसी एक अमीनो अम्ल के निर्माण की जिम्मेदारी लेता है, तो 4 नाइट्रोजन क्षारों से कुल कितने अमीनो अम्ल बन पाएंगे, 4 ही बन पाएंगे जीवित शरीर में। तो फिर बाकी 16 अमीनो अम्ल की जरूरत अगर पड़ रही तो वो कहां से आएंगे, उनको कौन बनाएगा। यह चैलेंज खड़ा हो गया इस प्रथम विचार के विरोध में। प्रथम विचार ये आया, लेकिन प्रथम विचार क्या हुआ, संभव नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें यही कमी दिखाई दे रही थी कि बाकी के 16 अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे। तो फिर दूसरा विचार जो आया वो ये आया कि ये 4 नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वह 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और 2-2 का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब फिर वह अमीनो एसिड्स को कोड करने का या सिंथेसाइज करने का, संश्लेषित करने का जिम्मेदारी उठा लेंगे। तो जब जोड़े में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गणितीय रूप में अगर आप सोचेंगे कि अगर एक नाइट्रोजन क्षार, 4 में से एक नाइट्रोजन क्षार एक अमीनो एसिड की जिम्मेदारी ले रहा है, तो कुल कितने अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, 4। यह ए का मतलब अमीनो एसिड हो गया, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन क्षार। क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि इन 4 में से कोई 2 आपस में मिलते हैं, रैंडम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो प्रत्येक 2 का जो जोड़ा होगा वह एक अमीनो एसिड को बनाएगा। तो कुल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुणा 4 बराबर 16 अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये जो दूसरा विचार हुआ वो क्या हुआ, सत्य की थोड़ा और करीब आ गया। अर्थात अब इस तरीके से अगर ये 4 नाइट्रोजन क्षार आपस में रैंडम कॉम्बिनेशन करें तो 16 अमीनो एसिड्स का संश्लेषण करने में वो समर्थ हो सकते हैं। फिर भी बच गया क्या, अभी 4 और बच जा रहा है। उन 4 की अगर आवश्यकता पड़े तो फिर शरीर में कहां से बनेगा, फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। इस प्रॉब्लम को एट लास्ट चल करके अपने फाइनल विचार के द्वारा गैमो ने रिजॉल्व किया, तय किया, सिद्ध किया, और उन्होंने बताया कि 4 में से 3 नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े, एक संयोजन बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, और वह एक अमीनो एसिड्स को कोड करें। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 = 64 अमीनो एसिड्स। तो है 20 ही अमीनो एसिड्स, और अब कितने अमीनो एसिड्स का संश्लेषण कर पाने में 4 ही नाइट्रोजन क्षार सक्षम हो जा रहे हैं, 64 अमीनो एसिड्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 में 64 में से 20 घटाएंगे तो 44 अमीनो एसिड्स क्या फालतू बने, जो होते ही नहीं है लिविंग सिस्टम में।
नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स में से किसी एक अमीनो एसिड को एक से अधिक 3-3 सेट वाले जो नाइट्रोजन क्षार है वो बनाने की जिम्मेदारी वहन कर ले रहे हैं। इस तरह से कुल मिला जुला करके 20 ही अमीनो एसिड्स की कोडिंग होती है, किसकी मदद से? 3-3 नाइट्रोजन क्षारों के सेट से हो पाती है। और तब फिर इसी चीज को क्या कहा गया कि अगर नाइट्रोजन क्षार इसे क्या कर देंगे, यहां पे नाम लिख लीजिए, सिंगलेट। अगर एकल सेट में है तो 4 अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, दो के सेट में यानी डबलेट है तो 16 अमीनो एसिड्स का संश्लेषण हो रहा है, और 3-3 नाइट्रोजन क्षारों का सेट है यानी ट्रिपलेट है तो फिर क्या हो जा रहा है? 64 अमीनो एसिड्स का संश्लेषण हो जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि आनुवंशिक कूट क्या हो गए? ट्रिपलेट हो गए। यह गैमो ने सबसे पहले बताया कि जो भी आनुवंशिक कूट होता है जो किसी एक अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस की जिम्मेदारी लेता है वह अनिवार्यतः क्या होगा? 3 नाइट्रोजन क्षारों का कोई ना कोई एक सेट होगा, अर्थात वह ट्रिपलेट होगा। तो पहली विशेषता जो आनुवंशिक कूट की निकल के आई, अभी आप विशेषता सीखेंगे आनुवंशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसमें से सबसे पहली विशेषता यही बताई जाती है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब त्रिक। तो समझ में आ गई होगी इसकी क्या व्याख्या आप करेंगे? आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं। एक वाक्य आपने प्रॉपर्टी लिख दिया विशेषता आनुवंशिक कूट की, तो त्रिक होते हैं का मतलब क्या हो गया? अर्थात